भाई बहनों, आपने जो इतना प्रेम और उत्साह भरा स्वागत किया उसके लिए मैं आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ। बहुत वर्ष पहले हमारे देश की एक बड़ी नेत्री सरोजिनी नायडू ने कहा था कि उड़ीसा एक छोटा सा प्रांत है लेकिन उसका बहुत बड़ा दिल है, और ये सच भी है। ये एक प्रदेश है जो हमारे इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा है। बहुत वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले जबरदस्त यहाँ पे एक लड़ाई हुई थी और इतनी हिम्मत से यहाँ के लोगों ने लड़ा कि बहुत बड़ी कुर्बानी दी और उसके बाद वो हारे। लेकिन इस प्रकार की हार हुई कि जो जीता था उसका ही हृदय बदल गया। मैं सम्राट अशोक की बात कर रही हूँ। इसी प्रदेश में उन्होंने जीत की, लेकिन उसके संग संग ये स्वीकार किया कि ऐसी जीत का कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। जीतना तो है लोगों के दिलों को। जीत लोगों को मारने से, लोगों को दुख पहुंचाने से नहीं होती है। और उस दिन से उन्होंने केवल यहाँ कलिंगा में नहीं लेकिन सारे भारत में एक नई नीति चलाई, मैत्री भावना की, अहिंसा की और सब जीव जाति के संग एक नया उदारता की भावना। और वही भारतवर्ष की नीति इतने वर्षों से रही है। हम कभी भूल करते हैं, कभी गलती करते हैं, कभी हमारे काम में कमी होती है, लेकिन हमारी चेष्टा और हमारा प्रयास यही है कि हम इस दिशा में भारत को ले जाएं, शांति की दिशा में, अहिंसा की दिशा में, मैत्री भावना की दिशा में। भारत ने अपने लंबे इतिहास में कभी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। यहाँ बहुत से आक्रमण हुए, बाहर से लोग आए और बहुत से यहीं बसे और अच्छे भारतीय हुए, और बाद में हमारे ही यहीं के युद्ध में या आज़ादी की लड़ाई में या आज़ादी के बाद जब भारत में आक्रमण हुआ तो ये सब लोग जो भारतीय बन गए थे एक होके खड़े हुए और उस चुनौती का सामना किया। आज आवश्यकता है कि वही भावना हम फिर से लोगों के दिलों में उठाएं। अभी पूरी में ओरिया तो नहीं समझ सकती, लेकिन कुछ न कुछ जो मुख्यमंत्री कह रहे थे तो कुछ न कुछ उसमें से मैं समझी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के हाथ मजबूत करो, लेकिन इंदिरा गांधी की क्या नीति है, इंदिरा गांधी का क्या ध्येय है? वो ये नहीं है कि इंदिरा गांधी के हाथ मजबूत हो, वो ये है कि भारत के रहने वाले करोड़ों लोगों के हाथ मजबूत हो। भारत के रहने वाली स्त्री और पुरुष, बुजुर्ग और नौजवान, आदिवासी हो, हरिजन हो, पिछड़ी जाति हो, कोई भी लोग यहाँ के हो, उनके हाथ मजबूत करने, उनको वो हिम्मत आनी है, उनको वो शक्ति आनी है कि अपने देश को ऊपर उठाएं, परिश्रम करें। परिश्रम खाली हाथ का नहीं लेकिन मन का, नए विचार लाएं, जिसमें इस विज्ञान के युग में भारत भी आगे बढ़ सके। आज भी हमने बहुत बड़े काम किए हैं, लेकिन ज्यादातर काम ये जो दूसरे देशों में हुए हैं वो काम हमने यहाँ भी किए हैं। नया काम यहाँ बहुत कम हुआ, और वो तभी हो सकता है जब यहाँ की युवा पीढ़ी इस दृष्टिकोण से विचार करे, जब उनमें इतनी राष्ट्र भावना आए, इतनी भविष्य की चिंता, अपनी चिंता नहीं लेकिन जो आने वाले पुष्ट हैं, आने वाले युग हैं, उनकी चिंता हो और उनके लिए करें। हमारी चारों तरफ बहुत बड़े वृक्ष हैं, उनको सैकड़ों
बड़े होने में। अगर उस जमाने के लोग सोचते कि ये वृक्ष लगाने से क्या लाभ है, इसकी छांव तो हमको मिलेगी नहीं, तो आज ये सुंदर वृक्ष उड़ीसा में या भारत के दूसरे भाग में नहीं होते। लेकिन उन्होंने लगाए क्योंकि उनको मालूम था कि भारत कोई थोड़े दिन जीने वाला नहीं है, भारत को तो सैकड़ों साल जीना है। इसलिए जो काम हम आज करेंगे वो इस प्रकार का होना चाहिए कि सैकड़ों हजारों बरस तक भारत को हम मजबूती दें। ये हमारा ध्येय आज होना चाहिए। हम जब लोगों का ध्यान दिलाते हैं कि बाहर से खतरे हैं, तो इसलिए नहीं कि हम डरे हैं, इसलिए नहीं कि आपको डराना चाहते हैं, लेकिन इसलिए कि क्या असलियत है वो भारत के सब लोगों को जाननी चाहिए। डरने के लिए नहीं, हिम्मत हारने के लिए नहीं, लेकिन इसलिए कि हिम्मत से वो काम और तेजी से करें, हिम्मत से वो अपना उत्तरदायित्व समझे। एक अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा था कि अपने लोगों से कि ये नहीं पूछो कि तुमको देश से क्या मिलेगा, लेकिन ये बताओ कि तुम अपने देश को क्या देते हो। यही प्रश्न आज हम भारत की जनता से पूछते हैं कि हर समय जो ये भावना है मांगने की, मुझे मालूम है कि हमारे देश में अभी भी बहुत गरीबी है, मुझे मालूम है कि पीने के पानी की कमी है, सूखा पड़ता है, उड़ीसा में समुद्र से तूफान आता है, बहुत से घर नष्ट होते हैं, कारोबार नष्ट होते हैं, जाने जाती है। लेकिन आस्ते आस्ते इन चीजों पर हम काबू पा रहे हैं। हमने जो अंतरिक्ष में अपना उपग्रह भेजा तो किस लिए? इसलिए नहीं केवल कि कोई नाम बड़ा हो, लेकिन इसलिए कि उससे जो सूचना मिलेगी हम अपने किसानों की सहायता कर सकेंगे। ऐसे जो तूफान आते हैं या वर्षा नहीं आती है, अगर उसकी खबर, उसकी सूचना पहले मिल जाए तो उससे हम कुछ बच सकते हैं। उपग्रह के द्वारा हम ऊंची तरह की शिक्षा दूर दूर के इलाकों में पहुंचा सकते हैं, जहां अच्छे स्कूल नहीं है, जहां ऊंचे दर्जे के अध्यापक नहीं मिलते या पुस्तक नहीं मिलती। यही हमारा ध्येय है दूरदर्शन लगाने का, यही ध्येय है उपग्रह करने का। और जो भी विज्ञान में कार्य हो रहा है, जब भी मैं अपने वैज्ञानिक भाइयों से मिलती हूँ तो एक ही उनसे संदेश कि ऐसा काम करो जिससे हमारे सारे देश को लाभ पहुंचे। साथ साथ लेकिन अगर वैज्ञानिक भावना नहीं बढ़ेगी, अगर हम अंधविश्वास में फंसे रहेंगे, अगर हम आपसी झगड़े में फंसे रहेंगे, अगर हम सांप्रदायिकता को बर्दाश्त करेंगे और उससे लड़ेंगे नहीं, जातिवाद को बढ़ने देंगे या प्रांतीयता को या भाषा के नाम पर झगड़ा करेंगे, तो भारत की एकता बच नहीं सकती। एकता नहीं बचेगी तो स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित रहेगी? इसलिए स्वतंत्रता एक दफे जीत ली तो ये नहीं समझिए कि हमेशा के लिए वो स्वतंत्रता बची है। हर दम प्रतिदिन उसके लिए लड़ना है, प्रतिदिन उसके लिए सोचना है और उस स्वतंत्रता को अपने गरीब जनता के लिए, विशेष करके पिछड़े हुए लोग, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनके लिए कैसे हम असलियत बनाएं, कैसे उसको माने दें। स्वतंत्रता के क्या माने हैं अगर कोई भूखा है? क्या माने हैं अगर उसके पास कपड़ा पहनने को नहीं है? क्या माने हैं अगर उसको ठीक से रोजगारी नहीं मिल रही है? स्वतंत्रता हमारी तब पक्की होगी जब ये सब स्वप्न अपने महान नेताओं के हम पूरा कर पाएंगे। हमने, कांग्रेस ने स्वतंत्रता जीती, हमारे पास बहुत महान नेता थे, बहुत बड़े आत्मा महात्मा गांधी जैसे थे और हर धर्म के नेता थे। उसमें हिंदू तो थे ही, लेकिन मुस्लिम और सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, कोई धर्म नहीं है जिसके लोग उस सब आगे नहीं आए और स्वतंत्रता संग्राम में सेवा और त्याग नहीं किया। तो क्या स्वप्न उन्होंने देखा था? ये केवल नहीं कि सरकार हमको मिलेगी। उनमें से बहुत से लोग थे जिनके पास सब कुछ था, कुछ कोई और चीज की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो सब देने को तैयार हो गए, इसलिए
था गुलाम होने के कारण, देश को जो दुख था गरीबी के कारण, उसको मिटाएं। तो स्वतंत्र जब हम हुए तो हमारा काम समाप्त नहीं हुआ, सच्ची काम तो तब आरंभ हुआ। और उस समय दो काम कांग्रेस ने हाथ में लिए। एक तो लोकतंत्र को यहाँ लाए, क्योंकि जब तक सबकी आवाज नहीं सुनी जाएगी तब तक स्वतंत्रता भी पूरी नहीं होती। और दूसरा समाजवाद का रास्ता लिया, क्योंकि उसमें जब तक आर्थिक बराबरी नहीं आती है, बराबर के मौके लोगों को नहीं मिलते हैं, तब तक भी स्वतंत्रता पूरी नहीं हो सकती। अगर समाज में ऊंच नीच बहुत होगा, अमीर और गरीब के बीच में अंतर बढ़ेगा, तो तनाव बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा, वो शांति और अमन नहीं रह सकती समाज में, जिससे कि स्वतंत्रता पक्की हो सकती है या विकास और प्रगति के काम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए शुरू से हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ने को हमने पैर अपने उठाए। और स्वतंत्रता के बाद वास्तव में आप कहीं भी भारत में जाइए, आप देखिएगा कि भारत का चित्र कैसे बदल रहा है। उसमें जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे नई समस्याएं भी आती हैं। पुरानी समस्या गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन की तो है ही है, लेकिन नई समस्याएं प्रगति की, विकास की, वो भी उत्पन्न होती हैं। बहुत से देश बहुत धनी है, इधर वाले के पास बहुत से देश बहुत धनी हैं, लेकिन वो अपनी बेरोजगारी को हटा नहीं सके, महंगाई को हटा नहीं सके, बल्कि और बढ़ी है इन पिछले वर्षों में। तो हमको एक रास्ता ढूंढना है जहां हम इस सब चीज से बचने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे लिए ये नए प्रश्न नहीं है, हमारे ये पुराने प्रश्न, और पहले से इनका हम कुछ सुझाव ढूंढने की कोशिश में हैं। बेरोजगारी कैसे दूर होगी, महंगाई कैसे दूर होगी? केवल जब उत्पादन बढ़ेगा और नौकरियां लोगों को मिलेंगी, काम के अवसर मिलेंगे, और जब जो उत्पादन होता है, जो उपलब्धियां होती हैं, वो सब लोगों तक हम पहुंचाते हैं। जब हम शिक्षा के, स्वास्थ्य के कार्यक्रम सारी जनता तक पहुंचा सकें, जब जो क्षेत्र ऐसे हैं, जो जातियां ऐसी हैं जिनके साथ सदियों से अन्याय हुआ है, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, उस अन्याय को हम दूर करें, ये हमारा ध्येय है। और उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, पहले भी चल रहे थे, आज चल रहे हैं, और हम हमेशा चलते रहेंगे, चाहे हमारे पास पद हो चाहे पद न हो। आपने देखा 3 वर्ष दूसरे प्रांतों में, बहुत से प्रांतों में अनेक बार दूसरे दल की सरकारें आई, कांग्रेस ने कोई आंदोलन नहीं किया उनके विरोध में, कोई गाली गलौज नहीं करी, किसी पर पथराव नहीं किया, कोई हिंसा नहीं की, जो भी आया उसको हमने स्वीकार किया, लेकिन अपना काम हम आगे बढ़ाते रहे। 3 साल तक यहाँ पे उड़ीसा में, उत्तर भारत के दूसरे प्रदेशों में और केंद्र में भी एक दूसरी कांग्रेस के विरोधी दलों की सरकार बनी। मैं आपसे पूछती हूँ, मेरे बहनों और भाइयों और नौजवानों, कि उस 3 साल में उन्होंने कौन सा कार्यक्रम आपके लिए किया? कितनी रोजगारी बढ़ाई 3 साल में? कौन सा कार्यक्रम किया जिससे हमारे किसानों को लाभ पहुंचा या उत्पादन बढ़ा? कितना उद्योगीकरण ओडिशा में हुआ या दूसरे ऐसे पिछड़े हुए हमारे प्रदेश है वहां पे हुआ? आज वो कोई कहता है, पहले वो कहते थे कि इंदिरा जी को तो किसान की चिंता नहीं है, केवल उद्योग की चिंता है, लेकिन किसानों ने देख लिया कि 3 साल में किसान को कुछ नहीं मिला और किसानों को स्वयं आंदोलन करना पड़ा। और जितना कार्य किसानों के लिए इन पिछले 4 सालों में हुआ है, उतना शायद भारत के पूरे इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन केवल किसान के लिए नहीं, उद्योग बढ़ाए। और आजकल की दुनिया में जो कृषि है वो बिना उद्योग के अपना उत्पादन नहीं बढ़ा सकता है। बड़े उद्योग की, मध्यम उद्योग की, लघु उद्योग की, ग्रामीण उद्योग
बड़े किसान को भी है और साधारण शहर और देहात के लोगों के और महिलाओं को भी उसकी जरूरत है, इसलिए उद्योग लगाते हैं। लेकिन उद्योग ऐसे चल नहीं सकता अगर हमारे देहात में सुधार न हो और देहात के लोग ऊपर न उठे और देहात का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तब भी हमारा उद्योग वैसे बढ़ नहीं सकता। तो सब एक दूसरे पर निर्भर है और हमको सबको मिला के चलना है, समाज में संतुलन लाना है। लेकिन ये सब काम कब होंगे? जब शांति होगी समाज में, जब आंदोलन जिसमें हिंसा होती है, एक दूसरे के प्रति घृणा होती है, ऐसे आंदोलन चालू किए जाएंगे और जो विरोधी दल हैं, जो हमसे विरोध करते हैं, वो हर एक आंदोलन का प्रोत्साहन करेंगे बिना देखे कि उसका आखिर में जाके क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर और लोगों पे, कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा, कितना देश पे को संकट होगा।